No. Yes. Hello, everyone. Sorry for the inconvenience, but yes, problem has been resolved. एक टेक्निकल छोटा सा इशू था. आई होप मेरी आवाज आप सबको अभी आ रही है. आई एम वेरी मच ऑडिबल. कैन एनीबडी जस्ट एक्नॉलेज इन द चैट बॉक्स? डू यू हैव द ऑप्शन टू राइट इन चैट बॉक्स? यस. परफेक्ट. Shall I start? Perfect. Thank you so much. See, मैं before I proceed, I was just discussing the agenda of this webinar. So at the end of the webinar, we'll have a Q&A session, as I said earlier. And what points I'm going to cover in this webinar is firstly about कंपनी सेक्रेटरी कोर्स क्या है, एक कितने टाइम का कोर्स है, फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव टू पुट योर टाइम इन दिस कोर्स. थर्ड, कितना खर्चा होगा, व्हाट विल बी योर इन्वेस्टमेंट. एंड देन व्हाट इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एंड द लास्ट पार्ट विच इज वेरी क्रूशल of this entire webinar is job opportunities or any kind of opportunities in this course. If a student from a commerce or arts or science background, after 10 plus 2 clearance, अगर 12th हो जाता है, तो उसके बाद अगर CS करने की इच्छा रखता है, तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज उसके पास है. Fair enough. I was introducing myself and then there was that technical issue happened. By qualification, I'm a company secretary, a law graduate, and a commerce graduate. I'm into teaching industry since more than 12 years, associated with JK Shah classes approximately for 10 years. I teach law subjects at all three levels of company secretary course, right? So last के 10-15 minutes में, at the end of 10-15 minutes, we'll have a quick Q&A session where you can drop your questions in the chat box or you can unmute yourself. I'll give you the option to unmute yourself and then we can have an interactive session there. ठीक है? For the time being, it is a kind request कि आप अच्छे से सुनो और समझो उसको, एंड देन हम उसको फिर एक अच्छे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में कन्वर्ट करते हैं. चलो, लेट्स बिगिन. चलो, आई जॉट डाउन सम पॉइंट्स. आप इफ यू हैव पेपर इन योर हैंड और पेन पेपर, आप उसको कॉपी कर सकते हो, उसको लिख सकते हो. राइट. सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू डिस्कस इज हु इज कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है. देन व्हाट आर द लेवल्स वी हैव, कितने लेवल्स लगेंगे इसे खत्म करने में. ठीक है. थर्ड, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सर कितना खर्चा होगा. आई शुड नॉट कॉल इट एज खर्चा, रादर आई शुड कॉल इट एज कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा. देन ROI क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, दैट
इंक्लूड्स योर स्टाइपेंड प्लस आपका जो सैलरी आएगा, या फिर आप अगर जो भी फीस चार्ज करेंगे आफ्टर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जॉब अपॉर्चुनिटीज। एंड लास्ट विल बी Q&A राउंड, Q&A सेशन, राइट। सी हमारे कंट्री में ना, देर इज दिस मिनिस्ट्री, देर आर सेवरल मिनिस्ट्रीज, लाइक यू नो, देर इज होम मिनिस्ट्री, देर इज फाइनेंस मिनिस्ट्री, देर इज रेलवे मिनिस्ट्री। वैसे ही हमारे देश में एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, हुएवर इज फाइनेंस मिनिस्टर, द सेम पर्सन हेड्स दिस मिनिस्ट्री ऑल्सो, दैट इज निर्मला सीतारमन मैडम। ओके। अब इस मिनिस्ट्री के नीचे काफी सारी बॉडीज आती है, काफी सारी अलग अलग अथॉरिटीज आती है। जैसे CA की इंस्टीट्यूट आती है जिसे हम ICAI कहते हैं। CS जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, ICSI उसे कहते हैं। और CMA वालों के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो है, उनका इंस्टीट्यूट भी आता है। सो ऑल दीज इंस्टीट्यूट, स्पेशली ICSI इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, आप लोग ने 12th में पढ़ा रहेगा स्टैट्यूटरी बॉडी करके। व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी? अ बॉडी जो एक स्पेशल एक्ट से बनाई जाती है, वो बॉडी जिसका अपना एक स्पेशल एक्ट होता है। तो सर क्या ICSI का एक स्पेशल एक्ट है? हाँ। उस एक्ट का नाम है CS एक्ट, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, राइट। ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ICSI, ठीक है, ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ICSI, इनका काम क्या है? इनका काम है सिलेबस डिसाइड करना कि CS कोर्स का क्या सिलेबस होगा। इनका काम है इलेक्शन कंडक्ट करना, क्योंकि जो ICSI बॉडी है उनके हेड को हम प्रेसिडेंट कहते हैं, तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा उसकी इलेक्शन होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम्स कंडक्ट करना, एंड इवेंचुअली एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे जब आपके, उसकी रिजल्ट्स डिक्लेयर करना। और जब आप सारे लेवल्स, सारे एकेडमिक्स को क्लियर कर दोगे, तो लास्ट में आपको मेंबरशिप अलॉट करना, मेंबरशिप नंबर देना। ठीक है। इस देश में ये सोल मात्र, दिस इज द ओनली प्रोफेशनल बॉडी विच टेक केयर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स और अ कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन, राइट। सो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, गवर्नमेंट फॉर्म्ड, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बॉडी है ये। ठीक है। क्योंकि मैं मेंबरशिप नंबर की बात कर रहा था, तो इंडिया में देर आर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रजिस्टर्ड मेंबर्स और 1 लाख रजिस्टर्ड कंपनी सेक्रेटरीज। ठीक है, एट करंट डेट, रजिस्टर्ड CS। द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज 140 करोड़। उन 140 करोड़ में से सिर्फ मात्र 1 लाख रजिस्टर्ड कंपनी सेक्रेटरीज है, ओनली 1 लाख। इनफैक्ट लेस देन 1 लाख, बट आई एम टेकिंग टू द हायर एंड। आज नहीं तो 1 लाख टच हो ही जाएगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ICSI। सो नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर क्या CS इंस्टीट्यूट जो ICSI है, हम इनके साथ ही रजिस्ट्रेशन करेंगे? हाँ। क्या यही हमारे एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे? हाँ। क्या यही हमें रिजल्ट्स इशू करेंगे? हाँ। क्या इवेंचुअली जो मेंबरशिप नंबर मिलता है इन्हीं से ही मिलेगा? हाँ। So there is no college. You must have come across with this question, or you may be in future get this question from your relatives, from your friends, कि CS कौन से कॉलेज से कर रहा है। तो उसका एक ही जवाब है कि CS कोई कॉलेज से नहीं करा जाता। CS की एक सेपरेट इंस्टीट्यूट है, उनके साथ रजिस्ट्रेशन करके हम CS कोर्स को करते हैं। ठीक है। नाउ अबाउट द लेवल पार्ट, हाउ मेनी लेवल्स वी हैव इन दिस कोर्स। आप लोग ने कभी मोबाइल गेम खेली है? मतलब ऑब्वियसली खेली है, इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है। आप लोग नोटिस करो, हर मोबाइल गेम 3 से 4 लेवल्स में डिवाइड होती है, एंड जनरली लेवल 1 हैपेंस टू बी द इजीएस्ट वन। तो सेम CS का लेवल 1 बहुत इजी लेवल है। लेवल 2 इज लिटिल बिट मीडियोकर, हाइब्रिड फॉर्म है थोड़ा, बट CS का लेवल 2 थोड़ा सा टफ है। एंड देन लेवल 3 विच इज टेक्निकली द फाइनल लेवल, जो गेम का सबसे टफेस्ट लेवल होता है। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक गेम की तरह ट्रीट करोगे और
हर लेवल को क्रॉस करने के पीछे आप भागोगे तो ऑटोमेटिकली आपको फीलिंग है कि आप एक प्लेयर हो। ठीक है, कभी डिफीट हो गए, कभी आपका सक्सेस मिलेगा। सो वो फीलिंग आपको थ्रू आउट द सीएस कोर्स आती रहेगी इफ यू ट्रीट इट एज अ गेम, राइट। जब मेरा सीएस चल रहा था 2012 में, तो मैंने मेरे ब्लूटूथ का नाम, क्योंकि तब हम लोग डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते थे, गाने एक्सचेंज करते थे ब्लूटूथ के जरिए, तो मैंने ब्लूटूथ का नाम रखा था सीएस फाउंडेशन लेवल 1। फिर जब मेरा लेवल 1 खत्म हुआ तो मैंने उसका नाम रखा था सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल 2, because whenever I used to exchange something via Bluetooth, that used to remind me that I'm level 2 or I'm in level 1, right? So there are three levels. Earlier, the first level was called as CS Foundation, but presently it is called as CS Double ET. CS ET stands for CS Executive Entrance Test. Level 2 is CS Executive Level. CS Executive Level. And final level, level 3, is CS Professional Level. Level 3 is CS Professional Level. Or we can also call it as final level. After clearing all three levels, we have 21 months training. 21 months training. हालांकि ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद भी कर सकते हैं, बट आइडियली स्टूडेंट प्रेफर टू डू ट्रेनिंग राइट आफ्टर कंप्लीटिंग और अपीयरिंग सीएस प्रोफेशनल, राइट। दिस इज पेड ट्रेनिंग, ये पेड इंटर्नशिप है, यू विल बी पेड फॉर इट। एंड देन देर आर फ्यू फॉर्मेलिटीज जो हमें खत्म करनी है। जैसे कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हमारा इंस्टीट्यूट रखेगा तो उन्हें उनका सर्टिफिकेशन पूरा करना है। सारी चीजें होने के बाद आपको आपका एसीएस एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अब सवाल लगता है कि सर ये सब इतना सब कुछ खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम जाएगा। देखो, एज फार एज फर्स्ट लेवल इज कंसर्न, अगर मैं फर्स्ट लेवल की बात करूं, CS EET लेवल की बात करूं, तो दोस्तों इसके एग्जाम होते हैं साल में 4 बार। ठीक है, देर आर 4 टाइम्स in a year CSET exams are conducted. And what are those 4 different schedules? First is conducted in the month of January, then it is conducted in the month of May, then it is conducted in month of July, and last it is conducted in the month of November. अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं और सीएस करने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए जो इमीडिएट लेवल है जिसमें वो रजिस्टर कर सकते हैं वो है नवंबर लेवल। नवंबर अटेम्प्ट के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो सिलेबस है वो 2 से 2.5 मंथ्स का है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिड जून से स्टार्ट कर रहे हो तो अगस्त एंड तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और आप इजीली अच्छे से नवंबर का एग्जाम लिख सकते हो। देखो, ऐसे बोलने के लिए लोग 1 महीने में भी हो जाता है ऐसा भी बोलते हैं, राइट। बट आइडियली CSET लेवल अच्छे से, बाय अटेंडिंग लेक्चर्स, बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, बाय अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकलिटीज, सारी चीजें अच्छे से अगर करनी है तो 2 to 2.5 मंथ का ये ड्यूरेशन। ठीक है, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है 3 से 4 घंटे की क्लासेस चलाती है। ठीक है। अच्छा सर, अगर मुझे CSET करना हो तो इसका रजिस्ट्रेशन कब करना है सर? इसका रजिस्ट्रेशन अगर मुझे करना हो ICSI के साथ, तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो इन द मंथ ऑफ जुलाई, और इन द मंथ ऑफ अगस्त, और इन द मंथ ऑफ सितंबर, टिल 15 अक्टूबर। टिल 15 अक्टूबर आप कभी भी कर सकते हो, राइट। क्या फीस रहेगी सर अगर मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा तो रजिस्ट्रेशन की फीस इज अराउंड 2,000 to 3,000 रुपीज। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आएगा कि आपको विथ बुक्स रजिस्टर करना है कि विदाउट बुक्स रजिस्टर करना है, वेदर यू वांट टू अप्लाई फॉर बुक्स ऑल्सो, स्टडी मटेरियल ऑल्सो, और वेदर यू हैव टू डू विदाउट स्टडी मटेरियल, राइट। सो दैट इज योर चॉइस। अगर आप विद स्टडी मटेरियल चाहते हो तो कुछ 3,000 चार्ज होता है, विदाउट स्टडी मटेरियल चाहते हो तो 2,000 रुपीज चार्ज होता है। बट दोस्तों एक चीज याद रखना, दिस फीस अमाउंट, दिस अमाउंट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ओनली फॉर वन अपीयरेंस।
is only for one appearance. Now, what is one appearance? Supposingly, after paying this fees for November attempt, you could not attempt the exam. You could not sit for the exam for some reasons. और आपने एग्जाम दिया बट आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, आप क्लियर नहीं कर पाए, तो सर डू आई हैव टू रजिस्टर अगेन फॉर द नेक्स्ट जनवरी अटेम्प्ट? तो आंसर इज यस, you do have to register again, because the fees you are paying, that is 2000 or 3000, whatever the amount is, that you are paying only for one attempt. ठीक है, one appearance means one attempt you will be allowed इस फीस में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा सर, ये जो ईईटी है, क्योंकि आपने कहा इजी अटेम्प्ट, इजी लेवल है, मैनेजेबल है, किस बेसिस पे आपने कहा? मैंने इस बेसिस पे कहा बिकॉज देर आर फोर सब्जेक्ट्स, देर आर इन ऑल फोर सब्जेक्ट्स, एंड आउट ऑफ दोज फोर सब्जेक्ट्स majority of subjects you are already aware of. The very first subject is business communication. जैसे 12th में इंग्लिश था आपको, उसी का ही इसमें आपको कॉम्बिनेशन दिखेगा। देन सेकेंड सब्जेक्ट इज लीगल एप्टीट्यूड, सेकेंड सब्जेक्ट इज लीगल एप्टीट्यूड, सेकेंड सब्जेक्ट इज लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड लॉजिकल रीजनिंग, LR, LAN LR। यही एक एकमात्र सब्जेक्ट है जो आपके लिए नया है, बाकी सब मैनेजेबल है। थर्ड सब्जेक्ट इज बिजनेस एनवायरमेंट प्लस इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स तो 12th में भी था, क्या सिमिलर ही है? मेजॉरिटी कंटेंट सिमिलर ही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, सेंट्रल बैंक, ठीक है, और थोड़ा सा जनरल नॉलेज। लास्ट और आखिरी सब्जेक्ट आता है, दैट इज करंट अफेयर्स, राइट, दैट इज करंट अफेयर्स, जिसमें आपको जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसका इसके साथ हल्का सा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डाल रखा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कोर मैथ्स नहीं है, डिफिकल्ट पार्ट वाला मैथ्स नहीं है। रेशियोज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसे सारे टॉपिक्स है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, विच आर वेरी मच मैनेजेबल। द सेकेंड रीजन मैंने कहा कि CSET लेवल बहुत इजी है इज दैट यू हैव नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। सर नो नेगेटिव मार्किंग मतलब ये MCQ बेस्ड एग्जाम होगा? यस, इट इज MCQ बेस्ड एग्जाम, इट इज MCQ बेस्ड एग्जाम। सर एग्जाम देने के लिए कहीं सेंटर वेंटर में जाना पड़ेगा? कहीं नहीं जाना पड़ेगा, एग्जाम आपके घर से ही होगा। ऑल यू नीड टू हैव अ लैपटॉप एंड अ वेबकैम। जैसे आप मुझे देख सक रहे हो, वैसे आपको जो सुपरवाइजर रहेगा वो आपको देख पाएगा, ठीक है। और आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर पे आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। वन डे में, सिंगल डे में एग्जाम खत्म हो जाएगा। सो यू हैव टू गिव एग्जाम्स फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, यू डोंट नीड टू ट्रैवल एनीवेयर, ठीक है। सो नो ट्रैवलिंग, वन डे एग्जाम, राइट। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सब्जेक्ट का कंटेंट भी बहुत छोटा है। सर ये जो सब्जेक्ट डिटेल्स आपने दी, ये इसके मार्क्स कितने, कितने मार्क्स के ये सब्जेक्ट है? सारे सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स के, ठीक है। राइट फ्रॉम सब्जेक्ट नंबर 1, फर्स्ट पेपर दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स, इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट 50 मार्क्स, करंट अफेयर्स 50 मार्क्स। सो ओवरऑल 200 मार्क्स, बराबर। बट सर पास होने के लिए कितना पासिंग परसेंटेज कितना होना चाहिए? सी, टू क्राइटेरियाज, two criteria you people are supposed to fulfill to clear the first level of CS course। कौन सी दो क्राइटेरिया सर? पहली क्राइटेरिया जो है CS कोर्स को क्लियर करने की इज दैट यू हैव टू स्कोर 50%, ठीक है, ऑफ 200, विच इज व्हाट सर? विच इज 100 मार्क्स। आपका एग्रीगेट 100 आना चाहिए, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज व्हाट? Second condition is that you have to score 40% in each subject, 40% in each subject, which is what sir? Which is 20 marks। 50 मार्क का सब्जेक्ट है, उसका 40% निकालूंगा तो 20 मार्क्स होता है। तो सर मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर एग्जाम्पल ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है, ये पेपर 3 है, ये पेपर 4 है, सो से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, इफ आई स्कोर 25, ठीक है, पेपर 2 में आई स्कोर 30, पेपर 3 में आई स्कोर 30 अगेन,
but paper 4 में I only scored 15 marks. So will this be considered as a fail? Yes. Similarly, अगर आपने सब सब्जेक्ट में 20 स्कोर किया, अबाउट 20, स्टिल दिस इज फेल, आंसर इज यस. वाई सर? बिकॉज अगर आप टोटल करोगे तो 90 होता है, हमें एग्रीगेट कितना चाहिए? 100. जबकि हर सब्जेक्ट में 20 के ऊपर है, बट स्टिल आप एग्रीगेट मीट नहीं कर पा रहे. सो आइडल सिचुएशन क्या होना चाहिए? आइडल सिचुएशन ये होना चाहिए, दिस इज योर आइडल सिचुएशन. For example, you score 25 in first paper, 13 second paper, 13 third paper, and again say for example 13 third paper. So is this considered to be passed, sir? Yes. दोनों conditions पूरी हो रही है? Yes. ठीक है. Did I score more than 20 in all papers? Yes. Whether my aggregate is more than 100? Yes. Right? सर कितनी पासिंग परसेंटेज है? क्योंकि हमने सुना है प्रोफेशनल कोर्सेज में पासिंग परसेंटेज बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत कम होती है. CSEET जो फर्स्ट लेवल है, इसका पासिंग परसेंटेज इज अराउंड 75%. रिसेंटली जो मे एग्जाम हुआ था, दैट हैज गॉट द हाइएस्ट पासिंग परसेंटेज. सो अराउंड 75 to 80% पासिंग परसेंटेज है. राइट? जेके शाह क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो जेके शाह क्लासेस है 99% पासिंग परसेंटेज. कुछ एक आध स्टूडेंट्स का क्लियर ना होने की वजह से या एग्जाम कैंसिल होने की वजह से जो है वो समवेयर अराउंड इतना पासिंग परसेंटेज. सर एग्जाम कैंसिल मतलब समझा नहीं. काफी बार क्या होता है, क्योंकि आप एग्जाम घर से देते हो तो बच्चे कभी बुक्स रेफर करते हैं, कोई टेक्निकल इशू हो जाए, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए, सो ऐसे केसेस में एग्जाम्स आपका कैंसिल होता है और आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ता है. राइट? उसके बारे में हम आगे बात करेंगे व्हेन यू विल व्हेन मतलब व्हेन वील मीट अगेन इन द क्लासरूम्स और डेमो लेक्चर्स. सो वील हैव अ वर्ड दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर विच एग्जाम गेट कैंसल्ड. वैसे यूट्यूब वगैरह पे इसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो वगैरह डाल रखा है. राइट? मूविंग अहेड. सर मान लेते हैं नवंबर में मेरा CSET, ठीक है, CSET क्लियर हो जाता है, नवंबर 25 में मेरा CSET पास हो जाता है. तो आगे क्या सर? ये हो गया. नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट, द मोमेंट यू क्लियर CSET, यू गो टू नेक्स्ट लेवल, लेवल 2, राउंड 2. दैट इज योर CS एग्जीक्यूटिव. CS एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द टफेस्ट लेवल ऑफ ऑल 3 लेवल्स. ठीक है. यहाँ सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं. देयर आर 7 सब्जेक्ट्स. ऑल 7 सब्जेक्ट डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स. Group 1 has 4 subjects and Group 2 has 3 subjects. Right? Entire executive level is of 700 marks, जिसमें से 400 marks ये है. Each subject is of 100 marks, which means, right? And 300 ये है. Right? Okay. सर कौन सा ग्रुप पहले देना चाहिए, फर्स्ट देना चाहिए कि सेकंड देना चाहिए, दोनों देना चाहिए क्या? देखो, हर चीज का ना डिस्कशन करने का एक टाइम होता है. राइट? If we are discussing now about executive level, where you are still under a process of making a decision whether I should do ET or not, or whether I should do CS or not, so वो पूरा डिस्कशन मेक सेंस ही नहीं करेगा. राइट? हाँ, अगर कोई ET पास आउट यहाँ बैठा है और उसकी इच्छा है, तो देन यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी, वील हैव अ गुड कन्वर्सेशन अबाउट एग्जीक्यूटिव लेवल फॉर नेक्स्ट 20-25 minutes, either over a phone or maybe on a Zoom, in this way. सो मैं ज्यादा एग्जीक्यूटिव की डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो फिलहाल जाना नेसेसरी नहीं है. ठीक है. रफली मैंने आपको बताया देयर आर 7 सब्जेक्ट्स फॉर 700 marks. ऑल दो 7 सब्जेक्ट्स आर डिस्क्रिप्टिव, नो MCQs नाउ. The game has changed, the level has increased, the level has go to the exceeded to the next part. Plus 7 subject divided into 2 groups. Group 1 has 4 subjects, group 2 has 3 subjects. Yes, you do have an opportunity of appearing one group in different attempts. Like executive जैसे ET साल में 4 बार होता है, एग्जीक्यूटिव साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर. ठीक है. अब इतना तो कॉमन सेंस हम सब रखते ही हैं कि नवंबर में CSET पास करके दिसंबर में तो हम लिख नहीं सकते. तो क्या मैं जून में सर एक ग्रुप और नेक्स्ट दिसंबर में दूसरा ग्रुप ऐसा दे सकता हूँ? ऐसा दे सकते हैं. कौन सा देना चाहिए, क्या देना चाहिए, ये सारी कन्वर्जेशंस हम लोग सेपरेटली एग्जीक्यूटिव पे खुद में एक 30-40 मिनट्स का डिस्कशन हो सकता है. ठीक है. सब्जेक्ट्स क्या है, कैसे सब्जेक्ट्स आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काम आने वाले हैं, दैट कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन. ठीक है. सो जस्ट अ कंक्लूजन टू वॉट एवर वी हैव डिस्कस सो फार. राइट? You may need to take a picture. You can take a picture if you wish to. Right? So these are the agendas.
उसमें से जो सिलेबस का पार्ट है, जो लेवल्स का पार्ट है, मैंने पहले आपको एमसीए की बॉडी के बारे में बताया, जो हमारे इंस्टीट्यूट की बॉडी है, जो आंसरेबल अथॉरिटी है। फिर आईसीएसआई के बारे में बताया, जो जिनके साथ हमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, जो हमारे एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे। देन आई जम्प टू लेवल पार्ट। उसमें से वी फर्स्ट स्टार्टेड विद सीएसईटी लेवल, राइट, प्रिज्यूमिंग दैट द क्राउड हु इज अटेंडिंग दिस वेबिनार हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 10+2, बिकॉज उसी इंटेंशन के साथ ये वेबिनार रखा गया था। ठीक है, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कि साल में कितने बार एग्जाम्स होते हैं। सो साल में 4 बार एग्जाम्स होते हैं, राइट। पूरा सिलेबस 2.5 से 3 महीने में खत्म हो जाता है। रजिस्ट्रेशन जो है, हम जुलाई मंथ से, जुलाई अगस्त सितंबर कभी भी कर सकते हैं, जुलाई मंथ से, अभी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप अभी करोगे तो आप बाय डिफॉल्ट रजिस्टर हो जाओगे जून के लिए, तो आराम से जुलाई को जाने दो। ठीक है, या जुलाई फर्स्ट वीक में भी करोगे तो भी चलेगा। फीस मैंने आपको बता दी कितनी है। ठीक है, ये जो भी रजिस्ट्रेशन करोगे एक ही अटेम्प्ट के लिए होगी, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको फिर से करना पड़ेगा सेम प्रोसेस। सब्जेक्ट्स मैंने बता दिया। ठीक है, मैंने मोड ऑफ एग्जाम बता दिया कि घर से एग्जाम होगा विथ नो नेगेटिव मार्किंग, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, राइट। एंड क्राइटेरिया ऑफ पासिंग मैंने बता दिया। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी। फेयर इनफ। फिर पास होते ही हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, राइट। इसको मैं आपको एक एक टाइमलाइन की तरह समझा सकता हूँ, एक पूरे कन्वर्जेशन का एक टाइमलाइन मैं आपको बना के दे सकता हूँ। जैसे आप एक दिमाग में विजन तैयार कर सकते हो। देखो, नवंबर सीएसईटी आप अगर क्लियर करते हो, राइट, तो वन ग्रुप इन जून एंड अनदर इन दिसंबर, ये बात हो रही है 2025 की। तो 2026 दिसंबर में, राइट, 2026 दिसंबर में यू शुड राइट और यू शुड कंप्लीट राइटिंग योर एग्जीक्यूटिव। ये आपका एग्जीक्यूटिव यहाँ हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो जून में एक ग्रुप और दिसंबर में दूसरा ग्रुप। ठीक है, या बोथ डायरेक्टली इन दिसंबर, बोथ डायरेक्टली इन दिसंबर 26, राइट। So in short, by end of next year, you should have completed appearing executive level। ठीक है, फिर वो हो गया सर, नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट फिर से आप दिसंबर में इस पूरी गेम का आखिरी लेवल क्रॉस करने जाओगे, दैट इज प्रोफेशनल लेवल, इन द ईयर 2027। सो आपकी सीएस की एकेडमिक जर्नी जो है वो 2027 के दिसंबर में खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, रिजल्ट आने में 2 महीना जाएगा, बट यस, द विजन शुड बी सो क्लियर दैट अभी से फॉर नेक्स्ट 2 years, फॉर नेक्स्ट 2.5 years, you have a plan in your hand, and the plan says first to complete EET in this year by end of the year, second to complete executive by the end of next year, and third to complete the final level by the end of 2027, राइट। सो तब ऐसा नहीं लगता कि आपको इसके साथ साथ हमारे बाजू में कॉमर्स की क्लासेस भी हमारे कॉमर्स कोर्स भी चलेगा। ठीक है, व्हाट इफ अगर सर मैं बीकॉम कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं बीबीए कर रहा हूँ, या मैं बीएमएस कर रहा हूँ, बीएफएम कर रहा हूँ, साथ में ये भी चलेगा, ऑब्वियसली साथ में ये भी चलेगा। आप जो भी कोर्स साथ में एलएलबी वगैरह जो भी करोगे, उसका फर्स्ट ईयर यहाँ चलता रहेगा, उसका सेकेंड ईयर यहाँ चलता रहेगा, एंड उसका थर्ड ईयर यहाँ चलता रहेगा। आइडियली आप ग्रेजुएट बनने के पहले, आप ग्रेजुएट बनने के पहले आप सीएस बन चुके रहोगे, एकेडमिकली आपका सीएस हो गया रहे, राइट। देखो, ये भी 2025-26 होगा। ठीक है, ये 26-27 होगा, और ये 27-28 होगा। ईयर की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। सो सीएस ग्रेजुएशन के पहले ही हो जाता है, एकेडमिक पार्ट सीएस का ग्रेजुएशन के पहले ही हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपका ये खत्म हो गया होगा। सो साथ साथ ये भी चलेगा। सो वन प्रोफेशनल कोर्स यू आर डूइंग ऑन द वन साइड, ठीक है, एंड अदर साइड योर कॉलेज कोर्सेज आर गोइंग, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर ये क्या करना जरूरी है। देखो, मैं इस चीज पे डिस्कस ही नहीं किया मैंने। आइडियली वेबिनार स्टार्ट होते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहिए, जब मैंने रखा ही वेबिनार प्रोफेशनल कोर्स के बारे में है, और जब आप आ ही इस वजह से हो कि हमें इस बारे में सीखना है, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग वेदर वी शुड डू इट और नॉट। ठीक है,
The objective is to keep the webinar in such a sense that we are discussing about this course. Question of doing it or not doing it does not arise only. Because if you're from a commerce background and if you do not do any professional course in the current scenario of 2025, तो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आने वाला टाइम। रिसेंटली बीएमसी, अगर जो बॉम्बे से यहाँ कनेक्टेड है, कोई बॉम्बे से यहाँ बैठा है, रिसेंटली बीएमसी ने ना एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली थी, अ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर स्वीपर्स। ठीक है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। उन स्वीपर्स के लिए उन्होंने बेसिक क्वालिफिकेशन रखी थी। एंड आई वॉज शॉक टू हियर दैट, आई वॉज शॉक टू रीड दैट आर्टिकल, कि उनका बेसिक क्वालिफिकेशन दे आर लुकिंग फॉर स्वीपर्स मस्ट बी बीकॉम ग्रेजुएट। सो मुझे उस नेगेटिव पार्ट में नहीं जाना है। द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, दैट आर्टिकल वाज लाउड एंड क्लियर, कि जो बीकॉम और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं, उनकी मार्केट में जो डिग्निटी बची हुई है वो धीरे 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 एलिमिनेट होते जा रही है। इमेजिन अ बॉडी इज आस्किंग फॉर अ स्वीपर हैविंग अ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ बीकॉम। मैं स्वीपर की पोजीशन की तारीफ करूं या बीकॉम की डिग्री को डिग्रेड करूं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। सो उसके बारे में मैं आया ही नहीं हूँ आज डिस्कस करने के लिए। मैं आया हूँ कि अगर आप सीएस करने का मन बना के बैठे हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज द सोल एजेंडा। फेयर इनफ। सो ये टाइमलाइन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। ठीक है, कि कैसे आपकी जर्नी नेक्स्ट 2 साल तक ऑलरेडी प्लान्ड है, विजन इज वेरी क्लियर। ठीक है, डन सर, आगे क्या सर? सीएसीटी हो गया, फिर आगे क्या सर? तो जैसे हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया कि हम एक एक चीज कवर करेंगे, ये सर खर्चा कितना होगा। नेक्स्ट पार्ट इज इन्वेस्टमेंट पार्ट। ठीक है, इन सब में खर्चा कितना होगा सर, ये तो आप बता ही दो आज। देखो, मैं अगर सीएसईटी लेवल की बात करूं, फर्स्ट लेवल की बात करूं, ठीक है, ये आईसीएसआई फीस और ये कोचिंग फीस, ठीक है, और छोटा सा अदर्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, अदर्स इंक्लूड योर स्टेशनरी, ठीक है, बुक्स परचेज वगैरह वो सब। आईसीएसआई रजिस्ट्रेशन फीस फॉर सीएसईटी इस, से फॉर एग्जांपल आप स्टडी मटेरियल के साथ जाते हो, इस 3,000 रुपीज। ठीक है, फॉर एग्जीक्यूटिव दैट इज सेकेंड लेवल, द रजिस्ट्रेशन फीस इज 16,500। बाय द वे दिस इज फॉर 5 years। ठीक है, द प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन फीस इज, ठीक है, अराउंड 20,000 रुपीज। आई राउंडेड ऑफ टू 18,000 रुपीज के आसपास कुछ तो है। अगेन दिस इज फॉर 5 years। ठीक है, 5 साल के लिए, वो आपको हर बार नहीं भरनी, जो फीस है वो 5 साल के लिए। ठीक है, अब आते हैं कोचिंग पे। CSET coaching fees is including taxes and everything is somewhere around 20,000 rupees। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फीस इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड एवरीथिंग इज समवेयर अराउंड 50,000 रुपीज। ये सब मैं हायर एंड पे बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल फीस, ठीक है, अराउंड, अगर टैक्सेस वगैरह इंक्लूड करें तो इज समवेयर अराउंड 55,000 रुपीज। ठीक है, आप 5,000 प्लस माइनस कर सकते हो इन टोटल अमाउंट। ठीक है, 20,000, 25 भी हो सकता है, 50 का 52, 53 भी हो सकता है, 55 इज वैसे भी द मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, एंड अदर्स मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि पूरे लेवल पे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 4-5 हज़ार रुपए का खर्चा होगा, स्टेशनरी बुक्स ये सब। ठीक है, यहाँ पर भी जरूरत नहीं है, बट 5,000 to 7,000 रुपीज का खर्चा होगा। ठीक है, यहाँ पे यू मे बाई सम बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स, तो 10,000 रुपीज में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अगर हम कैलकुलेशन कर भी ले, ठीक है, ये सब हाइयर एंड पे लिखे हुए अमाउंट है, अगर हम कैलकुलेशन कर भी ले तो ये तो 20,000 सिंपल सा हो जाता है यहाँ। ठीक है, 1,05,000, 1,25,000, ठीक है, 1.25। ठीक है, और अगर मैं इधर की बात करूं तो 20 पकड़ लेते हैं इसको, और 20 प्लस 38,000। ठीक है, हाइयर एंड पे 38,000 रुपीज इधर हो जाता है। ठीक है, सो 1,25,000 प्लस 40 इज 1,65,000 प्लस 20 इज 1,85,000। So around 1,85,000 is overall investment of CS course on higher end। So रेंज अगर मैं बोलूँ तो 1,60,000 to 1,85,000 का खर्च है। ठीक है, तो सर मतलब इतना पैसा लगेगा, लगेगा। ठीक है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ठीक है, लेट्स नॉट टॉक, लेट्स नॉट यूज वर्ड एक्सपेंडिचर और कॉस्ट, लेट्स यूज द वर्ड इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की भी तो बात करो सर, आरओआई। देखो आरओआई दो चीजों में देखा जाता है। एक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड में हो रहा है। अगर मैं बोलूँ इन्वेस्टमेंट की और 10 साल के बाद रिटर्न आएगा तो क्या फायदा उसका। तब तक तो अगर इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बोलूँ तो पूरा नुकसान हो जाएगा। तो कम टाइम के अंदर की हुई इन्वेस्टमेंट अगर आ जाती है तो उसे पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है। अब सवाल उठता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा सर। ठीक है। ऐसे थोड़ी कि सीएस हमने कहीं बैंक में पैसे डाल के रखे हैं, खर्चा ही किया है, आप नाम उसको इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, किया तो खर्चा ही है ना। तो पैसा कहाँ से आएगा। देखो पैसा आने के दो सोर्सेस हैं। एक, जब आपका सीएस हो गया होगा, ठीक है, तो यू विल स्टार्ट योर इंटर्नशिप। ठीक है। विच इज फॉर 21 मंथ्स, करंटली इट इज फॉर 21 मंथ्स। सर मतलब प्रोफेशनल वो जो आप ऊपर बता रहे थे, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज इंटर्नशिप, यस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज इंटर्नशिप। ठीक है। विच इज ऑफ 21 मंथ्स। फेयर इनफ। चलो फिर आगे जाते हैं सर। 21 मंथ्स। ठीक है, पकड़ के चलते हैं कि आपको मिनिमम स्टाइपेंड ना, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम स्टाइपेंड आपको 12,000 रुपीज मिल रहा है। स्टाइपेंड बोलते हैं इसको, सैलरी नहीं बोलते हैं। इंटर्न्स को जो अमाउंट, जो पैसे मिलते हैं उसे स्टाइपेंड कहते हैं, वो 12,000 रुपीज। ठीक है। और ये हमको 21 मंथ्स के लिए करना है। ठीक है। टोटल मार लेते हैं। मैं लॉ का टीचर हूँ, मैथ्स का टीचर नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि सर फटाफट कैलकुलेशन मुंह पे ही करो। ठीक है, ये 12,000 मल्टीप्लाई बाय 21 इस 2,52,000। ठीक है। ये तो 21 महीने की बात हुई। अब आते हैं मेन सैलरी पे। अगर मैं सीएस, एज अ सीएस काम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी बन जाता हूँ तो मुझे सैलरी कितनी आएगी, राइट। करंटली कंपनी सेक्रेटरीज आर ड्रॉइंग, दे आर गेटिंग अराउंड 6 लाख to 7 लाख रुपीज। फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है। पर एनम की बात करो, मुंह बंद करो ऐसा वाह आवाज कैसे, दैट इज पर एनम। ठीक है। 50,000 से 55,000 रुपए, 50 to 60,000 रुपीज। बराबर। अब मैं आरओआई की बात कर रहा था। ठीक है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर रिटर्न। आप देख लेना नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है। ठीक है, नेट आप खुद ही देख लेना। बराबर। अच्छा, नाउ वो आप देख लेना, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ। दूसरा ये भी देख लेना कि कितने टेन्योर में, कितने ड्यूरेशन में ये रिटर्न हुआ है। बराबर। अच्छा, मैंने मिनिमम 12,000 पकड़ा है। व्हाट इफ सर अगर ये 15,000 होता, मैक्सिमम एंड से पकड़ते, व्हाट इफ ये 18,000 होता, व्हाट इफ 20,000 होता, बिकॉज ये भी अमाउंट लोग ड्रॉ करते हैं। देर आर स्टूडेंट्स, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ तो देर आर स्टूडेंट्स हु आर ड्रॉइंग इन स्टाइपेंड समवेयर अराउंड 20,000 to 25,000 रुपीज ऑल्सो। तो मैं तो बहुत बेर मिनिमम बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप बात करोगे आपके सर्कल में तो आपको ये सब अमाउंट ज्यादा सुनाई देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेबिनार में डिस्कस किए हुए फैक्ट इनकरेक्ट थे, तो इसलिए मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो मेजोरिटी जनता आपस में बात करती है। ठीक है। तो सर फिर उस हिसाब से तो ये बहुत जल्दी क्लियर हो, ये अमाउंट तो बहुत जल्दी 10 महीने में खत्म हो जाएगा। यस। 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट खत्म। एंड उसके ऊपर जो भी अभी चालू होगा दैट इज योर प्योर प्रीमियम, दैट इज योर प्योर इनकम। बट सर आपने एक बात छुपाई है, ये जो भी इन्वेस्टमेंट है इसके पीछे ये सारे जो कोर्सेज हैं इनकी डिफिकल्टी लेवल भी तो आपने बताई नहीं। देखो ईटी की मैंने बात की, पासिंग परसेंटेज 75 to 80%, लेट्स टेक 75%। एग्जीक्यूटिव पासिंग परसेंटेज इस 10 to 12%। आजकल पासिंग परसेंटेज को सुधारा है। सेम प्रोफेशनल की पासिंग परसेंटेज 8 to 10%। राइट। कुछ ऐसे कोर्सेज है इंडिया में जिनकी फीस कम है पर जिनको क्वालिफाई करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, पैसे नहीं लगते। देखो दो तरीके के कोर्सेज है। एमबीए करोगे, 25 लाख की इन्वेस्टमेंट करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होते होते 5-10 साल निकल जाएंगे। सीए करो, सीएस करो, ये ऐसे कोर्सेज है जिनकी इन्वेस्टमेंट कम है बट योर मेहनत इज 10x ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। और मैं फिर से कह रहा हूँ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल में
योर मेहनत हैज टू बी इज ऑफ सच नेचर कि दिए हुए डेट्स, ये दिया हुआ टाइम को ही आपको विजन बना के चलना है। 2026 के अंत तक एग्जीक्यूटिव हो जाना चाहिए, टक। 2027 के अंत तक प्रोफेशनल हो जाना चाहिए, टक। अगर आप इस माइंडसेट से बैठते हो, इस माइंडसेट से इस कोर्स में आते हो, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, मैंने की है, मेरे जैसे लोगों ने की है, कुछ स्टूडेंट्स जिनके साथ हम मिलते रहते हैं उन्होंने किया है। तो नहीं करना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा सब होता ही नहीं। यस, देर आर पीपल हु टेक मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू क्लियर, बट द क्वेश्चन इज डू दे क्लियर? यस। ठीक है, हैविंग एन अटेम्प्ट और क्लियरिंग एन एग्जाम इन मल्टीपल अटेम्प्ट्स डजंट क्रिएट इम्प्रेशन और डजंट पुट एनी इम्पैक्ट इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, किसी को दो दो अटेम्प्ट लग गए पास होने में, किसी को 3 अटेम्प्ट लग गए पास होने में, जो होता भी है, ये फैक्ट मैं छुपा नहीं सकता क्योंकि ये होता भी है। बट ये लॉन्ग रन में कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करने वाला। 10 साल बाद आप किसी कंपनी में जाओगे तो आपको वो नहीं पूछेंगे कि कितने अटेम्प्ट लगे आपको एग्जीक्यूटिव को पास करने में। 10 साल बाद वो ये देखेगा कि 10 साल में आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया है। राइट। जब मैंने जेके शाह क्लासेस में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट लेवल में पूछा था, फर्स्ट टाइम पूछा था कि एग्जीक्यूटिव को कितना टाइम लगा खत्म करने में। बट 10 साल हो चुके हैं, आज अभी कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस लेके चल रहा हूँ मैं, और ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चीजें अगर टफ है तो उतनी टफ है जितना आप झेल सकते हो। देखो, मैं कहता हूँ ऐसा कि कोर्सेज लाइक CS, CA आर मेड फॉर टफ पीपल। सो आप देख लो कि अब आप कितना इसको लेकर पागलपन ला सकते हो। ये उतना ही पागलपन है एक एक्टर को एक फिल्म मूवी मिलती है जो उसकी ड्रीम मूवी थी। ये उतना ही टफ है किसी एथलीट के लिए कोई ओलंपिक में सिलेक्शन होना। ये उतना ही टफ है जितना रिसेंटली चेस में मैग्नस को हराना था मुकेश के लिए। ये उतना ही टफ है जितना RCB को 18 साल लगे IPL की ट्रॉफी उठाने में। सो these all examples are of such nature where people did not give up, and they decided to fight till the end. The time they do not achieve the title called as CS or title called as grandmaster or IPL ट्रॉफी का ये बार के RCB चैंपियंस। सो उस टाइटल तक जब तक आप नहीं जा रहे हो तो फिर तो गिव अप कर लिया ना आपने। हम मिलते रहेंगे ऐसे आगे भी। ठीक है, ये ज्ञान मैं बांटता रहूंगा। आज इस सेमिनार में उस इंटेंशन से नहीं आया हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेन चीज कि सर आपने कहा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, क्योंकि हमने डिकोडिंग कंपनी सेक्रेटरी एंड करियर अपॉर्चुनिटीज देखकर इस वेबिनार में आए हैं, तो इसके बारे में तो बात करो ना सर। जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो बात करो। देखो, CS खत्म होने के बाद आपके लिए दो बड़े विंडोज खुल जाते हैं। ठीक है, दो बड़े विंडोज खुल जाते हैं। एक होता है एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी, ACS, और दूसरा होता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, PCS। ठीक है, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी इज बेसिकली you 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 are employed as a CS in a company। ठीक है, and practicing company secretary is something that you run your own practice, that you run your own practice। देखो, दो तरीके के MBBS होते हैं। एक जो MBBS की डिग्री लेने के बाद किसी हॉस्पिटल वगैरह में एज अ डॉक्टर सर्जन काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो खुद की क्लिनिक, खुद का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, सो सेम यहाँ पर भी है। जैसे CA हैव देयर ओन प्रैक्टिसिंग फॉर्म, वैसे CS कैन ऑल्सो हैव देयर प्रैक्टिसिंग फॉर्म। मैंने आपको रेशो बताया था, 1 लाख कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उनमें से कुछ 12,000 प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हैं, एंड रिमेनिंग 87,000 आर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरीज। ठीक है ना, व्हाट डू एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरीज डू, लाइक एम्प्लॉयमेंट में करना क्या है? ठीक है, आई गिव यू दिस, आई डिस्कस दिस टॉपिक इन अ फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक समबडीज नेम हु इज देयर इन दिस सेशन। से फॉर एग्जाम्पल अभय।
अभय पांडे, आई होप यू, आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं आपका नाम लूंगा, ठीक है। सो मैं अभय की बात करता हूँ। ठीक है, अभय पांडे। ओके, अज्यूमिंग अभय हैज कंप्लीटेड सीएस, प्रिज्यूमिंग उसने कंप्लीट कर लिया। अभय इज वर्किंग विद अ कंपनी नेम ब्रिटानिया। ठीक है, आप सबको ब्रिटानिया कंपनी के बारे में पता है, बिस्किट्स बनाते हैं। ठीक है, कन्फेक्शनरी कहते हैं इसको। सो दे आर इनटू कन्फेक्शनरी। तो अभय इज वर्किंग विद देम। नाउ द वेरी फर्स्ट जॉब ऑफ अभय इज व्हाट? अभय का सबसे पहला काम है कि अभय ब्रिटानिया के कंप्लायंसेस का ध्यान रखेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज कंप्लायंसेस? ब्रिटानिया के ऊपर कई सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, बहुत सारे लॉज है जो ब्रिटानिया के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, जैसे कंपनीज एक्ट। ठीक है, फिर इन सब के अलावा लेबर लॉ, क्योंकि उनके पास लेबर होगा। फैक्ट्री में जहां बिस्किट बनेगा वो फैक्ट्री लॉज। ठीक है, ब्रिटानिया को टैक्सेस पे करना पड़ेगा तो टैक्स लॉज। ठीक है, ब्रिटानिया मस्ट हैव टू गो इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर्स वेंडर्स, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉज। ब्रिटानिया के पास खुद का ट्रेडमार्क है, खुद का ब्रांड नेम है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, आईपी लॉज बोलते हैं इसको, एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ सिंस दीज आर the list of laws which is applicable, these are the list of laws which are applicable to Britannia. The question is, क्या ब्रिटानिया इन सारे लॉस को फॉलो करता भी है क्या? फॉलो का लॉ, फॉलो वर्ड को लॉ की भाषा में कंप्लाई करना बोलते हैं। क्या ब्रिटानिया इन सारे लॉस को कंप्लाई करता भी है क्या? सो कैसे पता चलेगा कि ब्रिटानिया कंप्लाई करता भी है क्या? तो इस वजह से ब्रिटानिया शुड हैव अ कंपनी सेक्रेटरी नेम्ड अभय। अभय को सीएस के तीनों लेवल्स में, ईटी से लेकर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से लेकर प्रोफेशनल, अभय को तीनों लेवल्स पे ये सारे लॉ पढ़ाए जाएंगे। ये सोचकर पढ़ाए जाएंगे कि आगे जाके अभय ब्रिटानिया में काम करेगा या ब्रिटानिया जैसी कंपनी में काम करेगा, ये सोच के पढ़ाए जाएंगे। तो जो भी उसने सीएस के तीनों लेवल में पढ़ा रहेगा, अब उसको प्रैक्टिकली वो अप्लाई करेगा। अभय चेक करेगा कि क्या ब्रिटानिया ने, मेरी कंपनी ने, क्योंकि वहां काम कर रहा है, क्या मेरी कंपनी ने कंपनीज एक्ट फॉलो किया है? नॉट इज कंपनीज एक्ट फॉलो किया। अब कंपनीज एक्ट कहता है कि साल में मान लेते हैं 4 मीटिंग्स होनी चाहिए डायरेक्टर्स की, ऐसा कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि साल में एक एजीएम होना चाहिए। तो अब ये चेक करेगा कि क्या हम साल में एक एजीएम करते हैं, क्या हम साल में 4 बोर्ड मीटिंग करते हैं। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि तरह तरह के रजिस्टर्स मेंटेन होने चाहिए। तो अबे की जिम्मेदारी है ये चेक करना कि क्या वो तरह तरह के रजिस्टर्स मेंटेन है क्या। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि हर चीज होने के बाद, जैसे अगर कंपनी लोन ले रही है तो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। तो अबे चेक करेगा कि क्या हमने लोन लिया था तो आरओसी को बताया कि। सो एवरीथिंग विच एवर इज देयर इन द कंपनी, it is the duty of Abe to check whether my company is following it or not, or I should say my company is complying it or not. तो उसको कहते हैं compliances. Compliances is checking of applicable laws. ठीक है, सर बस इतना सही काम? अरे आगे तो सुनो। इन सब के अलावा तरह तरह की मीटिंग्स कंडक्ट होती है कंपनी में। आप लोग ने सुना रहेगा, हर साल एजीएम होता है, बोर्ड मीटिंग होता है, जनरल मीटिंग्स होती है। ठीक है, फिर क्लास मीटिंग्स होती है, अलग अलग बैंकर्स के साथ मीटिंग किया तो क्लास मीटिंग्स होती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग्स होती है। So there are different types of meetings which are conducted in an entire year. Now the question is, it is whose job to conduct those meetings? मीटिंग्स में इनविटेशन देने से लेकर मीटिंग खत्म करने तक, मीटिंग्स के मिनट्स बनाने तक, ये सब काम किसका है? ये सब काम अभय का है। ये सब अभय को करना है। अब अगर मान लो कंपनी को लोन लेना है किसी बैंक से, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो परमिशन लेकर हो जानी चाहिए? दैट परमिशन शुड हैव बीन टेकन। इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अभय। So inside the company, when Abe will be working with Britannia,
So he'll take care of compliances, he'll conduct meetings. Most importantly, अभय जिन लोगों के साथ काम करेगा उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभय से उम्र में डबल होंगे। डायरेक्टर्स टाइप लोग उम्र में 45-50 के आसपास रहते हैं, 40-45 के आसपास रहते हैं। So sometimes they are not updated with the new laws. Since Abhay has just qualified and he has studied all the new laws, so it becomes duty of Abhay to guide the management, to guide the directors about the new laws. So आपको मैनेजमेंट को कॉन्स्टेंटली गाइड करना पड़ेगा, राइट? आपको पता है कंपनीज एक्ट, आप लोगों ने पढ़ा रहेगा 12th में, कंपनीज एक्ट, CS एक्ट लिख रहा हूँ। कंपनीज एक्ट, जो हमारा कंपनीज एक्ट है, वो क्या कहता है? हमारा कंपनीज एक्ट 2013 दो चीजें कहता है। एक, CS जो है, कंपनी सेक्रेटरी जो है, वो कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन है। ना व्हाट इज की मैनेजरियल पर्सन? वो लोग जो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। और ये सब लोग नहीं है कि ये मैनेजरियल पर्सन में, गिन के सिर्फ 5 लोग आते हैं। एक आता है कंपनी का CEO, एक आता है कंपनी का CFO, एक आता है कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, एक आता है कंपनी का फुल टाइम होल टाइम डायरेक्टर, WTD बोलते हैं उसको, और एक आता है कंपनी का CS। इसमें ना CA आता है, ना CMA आता है, ना कोई और क्वालिफिकेशन आती है। CS is the only qualification in this country which gives you the designation of KMP। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉ कह रहा है। और कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 कह रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज 51 कह रहा है that CS is a key managerial person, and key managerial person is not a qualification, it is a designation, and that designation is been given only to 5 people, and out of those 5 people, one is company secretary. So technically, CS is the only qualification that gives you a designation। बराबर? ये तो सर एक ही बात हुई, आपने कहा दो बात है। अब बहुत लोगों को ना मन में ये विचार होगा कि यार ये आदमी कह तो रहा है अभय को तो ब्रिटानिया में जॉब मिल गई, मेरा क्या? ऐसा थोड़ी कहीं लिखा हुआ है कि जॉब सबको मिलेगी। लिखा हुआ है ऐसा कि जॉब सबको मिलेगी? क्या झूठ बोल रहे हो सर? सच में लिखा हुआ है कि जॉब सबको मिलेगी। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 203 में लिखा हुआ है। कहता है कि इंडिया की जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, इंडिया में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है जिनके शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज पे देखते हो, उन सारे लिस्टेड कंपनीज को मैंडेटरी CS अपॉइंट करना है। मतलब कंपलसरी है ये? यस, कंपलसरी है। लिस्टेड कंपनीज हैव टू अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी मैंडेटरी, फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। हाँ तो सर सारी थोड़ी लिस्टेड है, बराबर है। तो इंडिया में जो भी अनलिस्टेड कंपनीज है, अनलिस्टेड कंपनीज जिनके शेयर्स लिस्ट नहीं है, उनको भी मैंडेटरी CS अपॉइंट करना है अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल, अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर 10 करोड़, 10 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। जब आप कंपनी रन करते हो और वो भी अनलिस्टेड नेचर की कंपनी रन करते हो, तो 10 करोड़ कैपिटल बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है, कंपनी के एंड से, राइट? आप कंपनी के एंड से देखो तो पेड अप शेयर कैपिटल अगर 10 करोड़ से ज्यादा है और आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आपको मैंडेटरी CS रखना है। अच्छा, इसमें गुड न्यूज बता रहा हूं। देर आर टॉक्स गोइंग ऑन बिटवीन MCA एंड ICSI दैट प्लीज रिड्यूस दिस अमाउंट। लास्ट 1.5 साल से ये बातचीत हो रही है, नए प्रेसिडेंट के आने के बाद तो ये बातचीत ज्यादा बढ़ चुकी है। रिसेंटली नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए और क्या बातचीत हो रही है कि 10 करोड़ के अमाउंट को कम करो, तब जाके कंपनीज को कंप्लायंसेस की सीरियसनेस समझेगी, तो इस अमाउंट को कम करो। सो बात चल रही है कि प्रपोजल रखा गया कि 7 करोड़ करो। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, वो कंपनीज जो 7 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में आते हैं, जो फिलहाल कंपनी सेक्रेटरीज नहीं अपॉइंट कर रहे हैं, क्या उनको भी कंपनी सेक्रेटरी फिर रखना पड़ेगा? अगर ये अमाउंट 7 करोड़ हो गया तो यस, उनको भी रखना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनको भी कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। तो हर वो कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 7 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है, उन सब के ऊपर कंपनी सेक्रेटरी रखने की मैंडेटरी कंडीशन आ जाएगी अगर ये अमाउंट 10 करोड़ से कम होकर 7 करोड़ हो गया तो।
और ये होने वाला है, 110% होने वाला है, सूनर और लेटर होने वाला है, फुल स्टॉप। सो जिनको ये मन में डर है कि नौकरी नहीं मिलेगी, ये वो ऐसा वैसा, नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी देनी पड़ेगी, क्योंकि देना मैंडेटरी है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब लॉ में लिखा हुआ है। आप फैक्ट्स चेक कर सकते हो इस वेबिनार के बाद। आई बात समझ में? और मेरी एक तुम लोगों से क्वेश्चन है, ठीक है? आप मुझे वेबिनार खत्म होने के बाद कभी भी कहीं पर भी, सोशल मीडिया पे, पर्सनली जानते हो तो पर्सनली मिलकर, कोई ऐसे एक सीएस के बारे में बताना जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है? ऐसे कोई सीएस के बारे में बताना जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है? हु हैज नो जॉब, ठीक है? हाँ, बाई चॉइस अनएम्प्लॉयड है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? बट अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गिव हिम जॉब, ठीक है? पहले तो आप ढूंढ के लाओ, फिर बात करते हैं। फिर मेरी जिम्मेदारी उसको जॉब देनी। अच्छा, है ही ऐसे 1 लाख लोग, हाँ, सीएस होना चाहिए और बेरोजगार है, ये दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ऐसा कोई है तो ढूंढ के लाओ, ठीक है? बाई चॉइस होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? सर, तो ये हो गई एक जॉब अपॉर्चुनिटी कि मैं जॉब कर सकता हूँ। दूसरा सर, दूसरा आप अपनी फर्म चला सकते हो। फर्म चला के क्या करूंगा? फर्म चला के आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। जो पीसीएस होता है ना, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होता है, वो सर्विसेज देता है। उसकी खुद की अपनी फर्म होती है। कैसी सर्विसेज देता है? देखो, अगर आपको कंपनी बनानी है तो कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। तो कंपनी फॉर्मेशन से लेकर कंपनी रजिस्ट्रेशन तक जो भी पेपर वर्क है, सीएस करता है। इस देश में जब भी आईपीओ आता है, तो आईपीओ में जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, प्रोस्पेक्टस बनता है, स्टॉक एक्सचेंज को अप्रूवल लेना पड़ता है, वो सब सीएस करता है। अब मैं जब जब सीएस करता है बोलूँ तो मतलब ये समझना मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं, ठीक है? हर साल ऑडिट होता है कि कंपनी अपने लॉस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। इसका सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, तो वो सीएस करता है। अरे बट सर, आपने ऊपर तो बोला ना कि सीएस का काम है, अभय का नाम लिया था आपने। अरे अभय एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी है। अभय ने लॉस फॉलो करवाए कि नहीं करवाई है कंपनी को, अपने कंपनी को अभय ने लॉस फॉलो करवाए कि नहीं करवाई, ये देखने के लिए बाहर से एक सीएस आता है। और जो सीएस बाहर से आकर एक रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट को तैयार करने में ऑब्वियसली उस बाहर के सीएस को अभय की हेल्प लगेगी। अब समझो वो बाहर का सीएस मैं हूं, तो मैं ब्रिटानिया के पास जाऊंगा, ब्रिटानिया के सीएस मतलब अभय से मिलूंगा, और अभय को पूछूंगा, भाई साल भर में जो भी लॉज अप्लाई किए थे, अप्लाई हो रहे हैं, आपने फॉलो किए? अभय बोलेगा हाँ फॉलो किए। मैं बोलूंगा प्रूफ करो। तो अभय मुझे गाइड करेगा कि उन्होंने साल भर में कैसे लॉस फॉलो किए। तो जो भी मिस्टेक्स और एरर्स होगी वो मैं निकाल के दिखाऊंगा इनको। अभय फिर उन मिस्टेक्स को ठीक करेगा। एंड इवेंचुअली मैं एक रिपोर्ट तैयार करके दूंगा, जो रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के काम आएगी कि उनकी कंपनी कैसे चल रही है, क्योंकि इवेंचुअली पैसा तो इनका ही लगा हुआ है। तो रिपोर्ट अभय नहीं बना सकता, रिपोर्ट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बना सकता है, कोई ऐसा इंसान जो इंडिपेंडेंट हो। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज आर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, दे आर नॉट एसोसिएटेड टू एनी कंपनी। इन सब के अलावा जब भी इस देश में मर्जर होता है, आपने सुना रहेगा कि दो कंपनीज आपस में मर्ज हुई, तो जब भी मर्जर होता है तो उस मर्जर के लिए जो अग्रीमेंट बनती है, उस अग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग, उस मर्जर को एग्जीक्यूट कराने के काम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। आजकल इंडिया में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसको बोलते हैं आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, ठीक है? आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो कोर्ट में ना जाकर अपने झगड़े को सॉल्व कराना, ठीक है? इस आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट को टेक्निकल भाषा में आर्बिट्रेशन कहते हैं। और सीएस आर्बिट्रेशन करवा सकता है। दो कंपनीज के बीच में झगड़ा है या दो दो एंटिटीज के बीच में झगड़ा है, उस झगड़े को सॉल्व करा सकता है सीएस। बट कौन सा सीएस? पीसीएस। और ये जो भी काम मैंने लिस्ट बनाई है, इन सब चीजों की सीएस चार्ज करता है। और चार्ज के सामने सीएस फीस लेता है, फीस फीस चार्ज करता है। और सबकी फीस रेंज अलग अलग है। आपने क्या सर्विसेज दी है, इस हिसाब से फीस अमाउंट तय होता है। सो व्हेन यू आर पीसीएस, यू आर
income gets generated by providing services. ठीक है, बट वेन यू आर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी, यू ड्रॉ सैलरी, आपको सैलरीज मिलती है। ठीक है, दोनों ऑप्शन है अपने पास। अब कौन सा करना चाहिए सर मुझे, इस एसीएस करना चाहिए, आई शुड बी एसीएस और आई शुड बी पीसीएस? सी अगेन, दैट इज अ डिफरेंट area which can be discussed for next 1 hour. We can have a separate session for 1 hour that one should be ACS or one should be PCS. Clear enough, right? सर बट आपने बोला जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो आपने दो ही बात बताई। तीसरा, आप टीचिंग कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, किसने रोक रखा है? मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सीएस होने के बाद पढ़ा रहे हैं। अब दैट कम्स आउट ऑफ पैशन। पढ़ाना एक इनिशियल पैशन होता है, आप वो कर सकते हो। आप यूट्यूबर बन सकते हो, क्योंकि कितने सारे आजकल कंपनी सेक्रेटरीज है, यूट्यूब चैनल पे सीएस मेंटरशिप करवाते हैं, वो करवाते हैं, बट दैट इज एन ऑप्शनल और साइड बेसिस जॉब, दैट कैन नॉट बी अ फुल टाइम जॉब इनिशियली। आप वो कर सकते हो, राइट? आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में कंप्लायंस सेगमेंट में काम कर सकते हो, आप किसी सीए फर्म के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, वो टैक्स ऑडिट करेंगे, आप कंप्लायंस ऑडिट करना। सो काम बहुत सारा है, काम बहुत सारा, इसीलिए तो जितने भी लोग सीएस हैं आज, वो सारे काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पूछा कोई बेरोजगार ढूंढ के लाना मेरे लिए, राइट? सो देर आर गुड अपॉर्चुनिटीज। एज फार एज पैसा इन्वेस्टमेंट और उस इन्वेस्टमेंट की रिटर्न की बात करनी हो, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? सो किसी के पास कोई डाउट डिफिकल्टी हो, कोई क्वेश्चन हो, वो पूछ सकते हैं, बट फॉर लास्ट वन वन एजेंडा टू गेट कंप्लीट, एक छोटा सा पार्ट मुझे लेने दो, 5 मिनट की बात है, फिर अपन जो है कोई Q&A सेशन में जा सकते हैं। अगर कोई CSET करने की इच्छा रखता है, ठीक है, मन में ऐसा है कि सर मुझे ना CSET करना है और नवंबर में एग्जाम देना है, तो जेके शाह क्लासेस मुंबई में, बॉम्बे में 15 जून से मेजोरिटी ऑफ सेंटर्स पे ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सेंटर्स के नाम लूं तो कल्याण, डोंबिवली, थाना, मुलुंड, घाटकोपर, दादर, चर्नी रोड, अंधेरी, बोरीवली, मलाड, वसई एंड वाशी, इन सब जगहों पे हम लोग ऑफलाइन CSET November 25 की बैचेस 15 जून से शुरू कर रहे हैं। आप ब्रांच में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा अगर कोई बॉम्बे से नहीं है या फिर है भी पर ट्रैवल नहीं करना चाहता है, ऑनलाइन लाइव बैठना चाहता है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से लास्ट 40 मिनट से ये सेशन चल रहा है, ऐसे पढ़ना चाहता है, वर्चुअली पढ़ना चाहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास फ्रॉम होम, ठीक है, लाइव एट होम, क्या वो भी बैच है अपने पास सर? वो भी है, वो भी 15 जून से स्टार्ट हो रही है। इसको लाइव एट होम बैच बोलते हैं। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। बट सर ना ही मैं मुंबई से हूँ और ना ही मेरी लाइव पढ़ने की इच्छा है, मैं तो सर गुजरात से हूँ। तो अहमदाबाद में हमारी बैच शुरू हो चुकी है, आप नवंगपुरा ब्रांच में जा सकते हो। ठीक है, राजकोट में हमारी पहली बार बैच शुरू हो चुकी है, आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी, आप वहां जा सकते हो, राइट? अच्छा, इन सब के अलावा, बट सर आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है, एंड व्हाट इफ लाइक डू यू हैव एनी ब्रांचेस इन साउथ इंडिया? वी डू हैव ब्रांच। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सर ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? यहाँ पे भी ऑफलाइन है। अच्छा, ये जो ऑनलाइन लाइव बैच है ये हिंदी लैंग्वेज में चलेगी, फैकल्टी विल स्पीक हिंदी लैंग्वेज। वी हैव साउथ बैच ऑल्सो, एक्सक्लूसिवली अ बैच फॉर साउथ इंडिया स्टूडेंट्स। ठीक है, जो हाइब्रिड मोड में। नाउ व्हाट इज हाइब्रिड मोड? आपको क्लास आना है, क्लास आओ, यू विश टू कम टू क्लास, कम टू क्लास, बट इफ यू विश टू स्टडी फ्रॉम होम by attending live lectures, you can study from home by attending live lectures. But then sir, if offline, where it? So we are conducting offline lectures from Bangalore. We have two centers, South End Circle and Malleshwaram. आप कहीं पे भी जा सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर।
or if not, you can again attend live, online live. That option also you have. You can visit the branch, right? But sir, I have attended your say webinar for the first time. How would I know that teaching अच्छा होगा, teachers अच्छे हैं? मुझे कैसे पता चलेगा? Good question. There's one YouTube channel called as Official JKCCS. Official JKSC CS. This is a YouTube channel, right? इस YouTube channel पे we have uploaded demo lectures, demo classes. आप उन डेमो क्लासेस को देख सकते हो। वैसे वेबिनार के बाद आपको डेमो क्लासेस की लिंक आ ही जाएगी, ठीक है। बट सर मुझे लाइव डेमो अटेंड करना है, पॉसिबल है? पॉसिबल है। आप ये क्योंकि ये इंग्लिश में है, यू कैन अटेंड इंग्लिश डेमो लेक्चर्स, यू कैन अटेंड हिंदी डेमो लेक्चर्स, लाइव डेमो लेक्चर ऑल्सो पॉसिबल, राइट। बट सर इफ आई विश टू कम्युनिकेट टू एनीबडी, तो हाउ कैन आई कम्युनिकेट सर? मुझे अगर किसी से बात करनी हो तो मैं कैसे बात करूं? तो मैं दो नंबर आपको शेयर करता हूँ, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। दे कैन हेल्प यू। आई शेयर माई नंबर ऑल्सो, ठीक है। दिस इज 88 799 750 43, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए नाम भेजा था अपना, आप उस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो ये नंबर था, ठीक है। एंड दिस इज माय नंबर, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो इफ यू विश टू हैव अ कन्वर्सेशन ओवर द कॉल। फ्री फील टू कॉल आफ्टर 9 PM, ठीक है। बिकॉज जनरली आज तो छुट्टी है, आज आप अभी भी लेक्चर के इस वेबिनार के बाद भी कॉल सकते हैं, नो इश्यूज, ठीक है। बट जनरली वीकडेज में प्रेफर to have a conversation over call after 9 p.m. Otherwise, on WhatsApp, you can put a message anytime, ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल रहे। सो ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साउथ हो या बॉम्बे क्लासेस हो, अहमदाबाद क्लासेस हो, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट। whatever I wanted to discuss, I have already discussed, ठीक है। whatever agendas I kept in mind, I have already cleared। एक बार गो थ्रू भी कर लेते हैं। सिलेबस डिसाइड हो गया, ठीक है। लेवल्स बता दिए, इन्वेस्टमेंट बता दिया, आरओआई बता दिया, जॉब अपॉर्चुनिटीज बता दी। अब आखिरी आता है Q&A सेशन। मैं चैट बॉक्स ओपन फॉर ऑल रखा है, ठीक है। यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स और यू कैन रेज योर हैंड, नॉट लाइक दिस। आप अगर आप पार्टिसिपेंट्स में जाओगे तो आपको हैंड रेज करने का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। we'll have a quick 10-15 minutes Q&A session where you can put your questions and I'll be happy to answer those questions। किसी स्लाइड का अगर आपको फोटो लेना हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, मैं वो स्लाइड स्क्रीन पर रख दूंगा, ठीक है। मैडम पूनम मैडम, चैट बॉक्स, पूनम मैडम यहाँ पे, हाँ चैट बॉक्स है विजिबल? वही था सर। हाँ। अच्छा, मैंने आपको खुद को ही अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दे दिया है। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्टार्ट discussing your question, discussing your doubt. Anything you can ask, bindas, bejijak, without any hesitation. Feel free to drop any question, be it related to CS, not related to CS. आप उसे इनेबल कर सकते हैं। मैं आपको अगर कोर्स बना दूं, बिकॉज मुझे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है यहाँ। हम्म। एक मिनट, हाँ। यस, आई गेस चैट डिसेबल्ड है, तो अब मैं उसको चालू करता हूँ। अब आपको आई गेस ऑप्शन मिलेगा।
यस। अब है रौनक सालुंके, दीपक कृष्णा, निर्मित रत्नानी, प्रियांशी, साक्षी, वरद। Any student have any doubt, feel free to discuss, feel free to communicate. आपको शायद मैसेज आ रहेगा अनम्यूट करने का। क्या बात कर रहे हो, आपको कोई डाउट नहीं है? ऐसा किसी को कोई डाउट नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता? आप बोलो सर इतना सब कुछ तो बता दिया अभी, जो डाउट था आपने सभी बोल दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाय। सर मैं रजिस्टर किया है और मैं, मेरा जुलाई अटेम्प्ट है और मेरी बुक्स अभी आई है, तो मैं प्रिपेयर नहीं हूँ जुलाई के लिए। देख निर्मित, मैं तुझे एक सजेशन दूंगा। जुलाई अटेम्प्ट के लिए अभी भी 1 महीने का टाइम है, ठीक है? जेकेशा क्लासेस का एक यूट्यूब चैनल है, मैंने जैसे बताया, ठीक है? उस पे ना कुछ रिवीजन बैचेस है। एक अभी शुरू होगी 14 जुलाई जून से, बट इसके पहले कुछ रिवीजन बैचेस है जो तू देख सकता है, एंड तुझे डेफिनेटली वो बैच हेल्प करेगा जुलाई क्रैक करने में। एक है रामबाण बैच, ठीक है? क्या नाम था यूट्यूब चैनल का? ऑफिशियल JKCCS, ठीक है? इसके प्लेलिस्ट में तुझे जाना है और प्लेलिस्ट में थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, वहां पे रामबाण बैच मिलेगा, एक तो ये देखना है। फिर योद्धा सीरीज मिलेगा, एक तो तुझे ये भी देखना है। फिर योद्धा सीरीज 2 मिलेगा, अभी आएगा योद्धा सीरीज 3 14 जून से, ठीक है? फिर विंटर सीरीज मिलेगा। सर क्या क्या बोले जा रहे हो, ये सब पढ़ा है वहां पे। अगर ये सारी बैचेस भी तूने अच्छे से देख ली, और जो 14 जून से चालू हो रहा है रिवीजन सीरीज, वो भी एक बार अच्छे से देख लिया, तो 99% चांसेस है कि CSET तेरा जुलाई में ही निकल जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन कर दिया है, बुक्स आ गए हैं, तो डोंट मिस द अटेम्प्ट, ठीक है? गिव अ ट्राई। ट्राई देने में क्या होता है, क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा? फेल होगा, क्या फर्क पड़ता है? सीएसईटी में फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नोबडी विल आस्क क्योंकि सीएसईटी को अटेम्प्ट कितने लगे। और व्हाट इफ अगर क्लियर हो गया तो 5 महीने बच जाएंगे। तो आज 8 जून है, एग्जाम से 5 जुलाई को, वी हैव मोर देन 20 days in hand. Are they sufficient to to crack the CSET July exams? 200% yes. All you have to do is watch these batches. 1.5 की स्पीड पे, 1.25 की स्पीड पे भी देखेगा ना, तो भी इजीली हो जाए। आई बात समझ में? सो अटेम्प्ट स्किप मत कर, इज द ओनली सजेशन आई वुड लाइक टू गिव यू। ये हुई ना बात। मैं अपना बेस्ट करूंगा, बेस्ट ही करने का तो रिजल्ट बेस्ट आता है। यस। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? वरद, साक्षी, प्रियांशी, किसी को कोई डाउट? अरे ऐसा मत करो यार, पूछ लो। बाद में पूछना है फोन करके, बाद में पूछो, कोई दिक्कत नहीं। इफ योर पेरेंट्स विश टू टॉक टू मी, ठीक है, इफ दे आर देयर, दे आर they were there in the session, so they wish to talk to me, you can unmute yourself, your parents can raise question, no issues. Sir, what mindset we need to carry this 3 years interim, in terms of preparation mentally and study wise? Superb question, साक्षी। देखो मैं एक बात बोलता हूँ साक्षी, पहले तो इस एज पे ये क्वेश्चन पूछना एक खुद में इंडिकेटर है कि यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, दैट यू हैव टू डील विद समथिंग विच इज डिफिकल्ट। सो नाउ आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि सर क्या मेंटली प्रिपरेशन शुरू से होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट 3 years?
एक चीज देखो, दिमाग में ना पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करने का, बात खत्म, फुल स्टॉप। अगर क्लास में 40 लोग बैठे हैं तो उन 40 की जब रिजल्ट आएगी तो मैं उस कैटेगरी में होनी चाहिए जिनकी रिजल्ट पास हो। दिस माइंडसेट यू नीड टू हैव, क्रेजी माइंडसेट। ठीक है, इसको बोलते हैं माइंडसेट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, कोई भी चीज ना आपको ऐसा झटके से नहीं मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CSET। सो योर एग्जाम इज से फॉर एग्जाम्पल ऑन 7th of November, इन नवंबर एग्जाम्पल दे रहा हूँ 7 नवंबर को। तो यू वोंट स्टडी फ्रॉम 1st to 6th November। आप 6 दिन में पास नहीं कर पाओगे उसको। वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट डेली यू हैव टू डू समथिंग सो दैट 7th November वाला एग्जाम अच्छे से जाए। ठीक है, आप देखो ना, एक एथलीट अगर अगर 4 मिनट की रन के लिए भागता है तो उसने रोज 4 मिनट नहीं भागा है, उसने 15 घंटे 16 घंटे रोज भागा है, जैसे वो 4 मिनट की रन को कंप्लीट कर पाए। सो द कंक्लूजन इज डेली यू हैव टू डू समथिंग। ठीक है, अब माइन्यूट माइन्यूट प्रोग्रेस कैन गिव यू अ बेटर रिजल्ट। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। ना हाउ टू बिकम कंसिस्टेंट? सो आपका स्केड्यूल इस तरीके से आपको प्लान करना है कि भाई दिन के 2 घंटे, ईईटी में तो इतना टेंशन नहीं है। ईईटी दिन के 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी क्लास में पढ़ा है वो देख लिया, क्लास में से क्लास का जो भी है वो एक बार रिवाइज कर लिया, दैट इज वेरी सफिशिएंट। द मेन गेम एंड द टफेस्ट गेम, or the toughest level I should say, is executive. So the moment you clear EET, ठीक है, be in touch, right, offline online in whichever mode, I'll tell you कि executive का approach क्या होना चाहिए, what make one student to clear executive in first attempt, and what are the reasons people could not clear executive in first attempt। और इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही लाउड और क्लियर है कि जो नहीं करते फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर उनकी क्या गलतियां होती है, और जो करते हैं उन्होंने क्या किया है जिसकी वजह से वो हुआ है। राइट, सो विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, विल हैव अ कन्वर्सेशन स्टेप बाय स्टेप। सो ईटी में डोंट टेक एनी टेंशन, एनी प्रेशर। द ओनली थिंग इज 2 to 2.5 आवर्स का डेली कंसिस्टेंट, डेली कंसिस्टेंसी 2.5 घंटे का क्लास में जो हुआ वो पढ़ने का, क्लास में जो हुआ पढ़ने का। हाँ, ईटी में एम बनाने का, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है ईटी? 200 मार्क्स का। एक एम बनाने का कि मिनिमम 190 स्कोर करना है। ठीक है, आपको पता है, इफ आई मे आस्क साक्षी, व्हाट परसेंटेज यू गॉट इन 12th स्टैंडर्ड? ठीक है, अगर आपको बताना हो तो बताना, बाकी ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। व्हाट वाज योर परसेंटेज इन 12th स्टैंडर्ड? मैं एक रेशो बताता हूँ, फिर वरद में तेरे डाउट पे भी आता हूँ। 89%, मतलब 90% अराउंड। ठीक है, आपको बस इसी इसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, इसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है आपको। अब व्हाट स्कोर यू शुड गेट टू मेक द स्टैंडर्ड ऑफ 90%? तो अगर आपको 200 में से 190, 180 से 190 आता है तो आपको 90% आ जाता है। हाँ, 180 से 190 आने के लिए 2 घंटे वाला फिर वो थियरी नहीं अपनाने का। डेली 4 to 4.5 आवर्स का स्टडी, कांस्टेंट रिवीजन, कांस्टेंट एमसीक्यू सॉल्विंग, बिकॉज एमसीक्यू पेपर है। कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितने सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व कर चुके हो, ये डिसाइड करने के लिए कि आपका आंसर राइट है कि नहीं। ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने ना एक नरेंद्र मोदी जी को एक डायलॉग बोला था, जब वो लोग वर्ल्ड कप जीत के आए तो वो मिले। तो उसने बोला था कि सर वो जो कैच मैंने पकड़ा, ऐसे नहीं कि मैंने वो पहली बार पकड़ा, वो कैच प्रैक्टिस सेशन में 1000 बार मैंने पकड़ा, और उससे ज्यादा टाइम तो वो छूटा भी मुझसे। ऑब्वियसली प्रेशर वेशर उस टाइम पे सर पे था, लास्ट मोमेंट था, वर्ल्ड कप था, बट द कैच विच आई गॉट टू टेक, दैट वाज द रीजन, क्योंकि इसके पहले 1000 कैचेस ऐसी सेम पकड़ी थी।
और शायद 1000 कैचेस ऐसे छूटी भी थी, वो नहीं छूटी क्योंकि 1000 पकड़ी भी थी। तो वही इशू है, बस वही गेम यहाँ पर भी है। अ कांस्टेंट एमसीक्यू सॉल्विंग, अ कांस्टेंट रिवीजन, गूगल पे एमसीक्यू सर्च करना, चैट जीपीटी पे एमसीक्यू सर्च करना, एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करना, कैन हेल्प यू टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ 89%। पास तो सभी हो जाते, पर सब 180 190 से पास नहीं होते। कैच तो उसने बहुत सारी पहले भी पकड़ी थी, बट वो वाली कैच क्रूशल थी, और वो कैच पकड़ने के लिए पहले 1000 कैचेस प्रैक्टिस में भी पकड़ी थी, वैसी की वैसी। सो यही है, कांस्टेंट एमसीक्यू सॉल्विंग विल विल हेल्प यू टू मेंटेन योर स्टैंडर्ड ऑफ 89%। बस ये आपको करना है, ये माइंडसेट आपको रखना है। एंड एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए बुक सॉल्व करो, पास्ट पेपर सॉल्व करो, गूगल पे एमसीक्यू सर्च करो, क्लासेस के बुक सॉल्व करो, इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व करो। तब तक सॉल्व करो जब तक आपको लग रहा है कि अब और कोई नहीं आ सकता, अब कुछ नया नहीं आ सकता। जिन बैचेस के मैंने नाम लिए उन बैचेस को देखो बाद में, पोर्शन होने के बाद। डन। चल।